हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के दिन हम 3 से लेकर 5 दिसंबर तक की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में जानना है। शुरुआत करेंगे हम व्यक्ति विशेष से और यहाँ पे हम दो व्यक्तियों की चर्चा करेंगे। एक है प्रेरणा देवस्थली और दूसरी वैशाली रमेश बाबू। अब ये दोनों हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हैं इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन। उसके बाद हम बात करेंगे कल से चर्चा में रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और ये हमारे एग्जाम में पॉलिटी का पोर्शन कवर करेगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ओजीडीसी चार्टर, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मोहनजोदड़ो से अक्सर आप एग्जाम में प्रश्न देखे होंगे, हिस्ट्री का प्रश्न यहां से कवर होता है। अब ये न्यूज में बन रहा था तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, और अंत में बात करेंगे लाल सागर से संबंधित क्या न्यूज है और इसकी हम मैपिंग भी करेंगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। तो आज के सेशन में आप देख रहे हैं कि आपको पॉलिटी के भी यहां पे प्रश्न देखने को दिखाई दे सकते हैं, हिस्ट्री भी मिलेगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मिलेगा। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और शुरुआत करते हैं आज के दिवस के साथ। आज 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वस्थ मिट्टी के मूल्य पर ध्यान आकर्षित करने और मृदा संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। अब इस वर्ष की थीम क्या है? थीम है मृदा और जल जीवन का एक स्रोत। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में एक हमारा पोर्शन आता है सिलेबस में एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में मिट्टी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये आप ध्यान देंगे। तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसकी थीम भी ध्यान रखिएगा, मृदा और जल जीवन का एक स्रोत। अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने वर्ष 2002 में हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का सुझाव दिया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र ने दिसंबर 2013 में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में घोषित किया। तो ये कुछ फैक्ट थे, इसे भी आप ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो यहां पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार सरकार ने स्कूल ड्रॉप आउट को कम करने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत वर्ष 2024 में विश्व की सबसे बड़ी कपड़ा प्रदर्शनी यानी कि जिसे नाम दिया गया है भारत टेक्स्ट, उसकी मेजबानी करेगा। रिज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कौन सा शब्द घोषित किया गया 2023 के लिए, उसका आंसर होगा रिज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत ने अक्टूबर 2023 में इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के दौरान पेट्रोल में 12% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अभी लोकसभा में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वहां पे एक प्रश्न के उत्तर में ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। वहीं पे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बताया गया कि जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष सितंबर तक गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी ग्रामीण परिवारों को जल के कनेक्शन उपलब्ध कराने की पुष्टि की है। यानी कि जो जल जीवन मिशन हमारा चल रहा है उसके तहत लगभग 13 करोड़ 69 लाख परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है, जिसमें कुल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। इनमें कुल 71% ग्रामीण परिवार शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब का गुरुग्राम में अनावरण किया गया। अब चूंकि ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कहां पे किया गया? गुरुग्राम में किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसे भीष्म परियोजना के अंतर्गत स्वदेशी तकनीकी से तैयार किया गया है।
इसमें पहले से तैयार आपदा प्रबंधन और सहायता प्रणाली है, जिसमें एक दूसरे से अलग किए जा सकने वाले 72 बॉक्स लगाए गए हैं। अब चूंकि यहां पे भीष्म परियोजना का जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में बता दें कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीष्म प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, और यह एक ऐसा आपदा अस्पताल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेके एक्सरे, रक्त नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला और वेंटिलेटर तक शामिल हैं। इसे आरोग्य मैत्री का नाम दिया गया और बॉक्स को आरोग्य मैत्री क्यूब का नाम दिया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन्य सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया गया है, और इस पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली महिला अधिकारी हैं, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप नाम इनका ध्यान रखेंगे। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की डीजी बनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। ऋतुराज गायकवाड़ T20 क्रिकेट में सर्वाधिक 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बक्सा टाइगर रिजर्व में एक मालगाड़ी द्वारा 3 हाथियों को कुचलने की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। यह सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन यहां से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकालना है कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पे आता है, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो भी एक सिंपल सी न्यूज है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात मिचोंग 4 दिसंबर को दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तट के पास होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया है। तो अब जब चक्रवात मिचोंग आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नामकरण किसने किया है। इसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। यह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यह आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। इंडोनेशिया के पश्चिम सुमात्रा प्रांत में माउंट मैरापी में विस्फोट हुआ। तो माउंट मैरापी ज्वालामुखी कहां पे है? इंडोनेशिया में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आयोजित 23वीं विश्व कांग्रेस में ISSA विजन जीरो 2023 पुरस्कार प्राप्त किया है। विजन जीरो कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, जो काम के सभी स्तरों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के 3 आयामों को एकत्रित करती है। तो ये तो रहे कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर ये सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं व्यक्ति विशेष में डिटेल में कि लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। तो न्यूज ये है कि भारतीय जल सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली पहली महिला अधिकारी होंगी जो जल सेना के जहाज INS त्रिकंड का कमांड करेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही बता दें कि INS त्रिकंड एक फास्ट अटैक लड़ाकू जहाज है। अब कुछ और हम जो है पहली भारतीय महिला कैडेट यानी कि सेना से रिलेटेड कुछ महिलाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कैडेट कौन है? वो प्रिया झिंगन है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कैडेट कौन है? शुभांगी स्वरूप है, और ये यूपी से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। वहीं भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन है? पद्मा बंदोपाध्याय हैं। ये सब नाम आप ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैशाली रमेश बाबू ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। तो न्यूज ये है कि बार्सिलोना जो कि स्पेन में पड़ता है, वहां पे एलो ब्रिगेड ओपन 2023 का आयोजन किया जाता है, और वहां पे 25,000 येलो रेटिंग को पार करने के बाद चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू को भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया। केनेरू हम्पी हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वैशाली फिडे विश्व कप विजेता आर प्रज्ञानंद की बहन है और शतरंज में ग्रैंड मास्टर का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय भाई बहन की ये जोड़ी बन गई है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन। अब यहां से क्या क्या फैक्ट है उसको देखते हैं। भारत 4 से 6 दिसंबर तक नई दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में डेटा प्राइवेसी, एक्सपोर्ट कंट्रोल और राजनीति को प्रभावित करने वाली टेक्नोलॉजी पर चर्चा की जाएगी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की जो थीम है वो है जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी की भू राजनीति है।
तो ये थीम भी आप इसको ध्यान रखेंगे। इस सम्मेलन की सह मेजबानी विदेश मंत्रालय की पॉलिसी प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन और कार्निंग इंडिया द्वारा की जा रही है। तो ये तो रहा कुछ फैक्ट वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और एक प्रकार से इसके बारे में हम डिटेल में जान के हम पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के एक पूर्व पुलिस आयुक्त सहित 7 लोगों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया है। अब जब ये सिंपल सी न्यूज आई है तो आपको इसका रिवीजन भी करना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आखिर है क्या, और इससे रिलेटेड आप एग्जाम में अक्सर प्रश्न देखे होंगे। तो बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 1993 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी, जिसे मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति करती है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में बनाए जा सकते हैं। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति करती है। अब उस समिति में होते कौन कौन है? प्रधानमंत्री इसके प्रमुख के रूप में होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का नेता होता है और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ये सारे के सारे 6 सदस्यीय समिति में होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। एनएचआरसी के अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया जाता है, और अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओजीडीसी चार्टर के बारे में कि ये क्या है और ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबीर और सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन ओजीडीसी चार्टर जारी किया है। इसे वैश्विक जलवायु कार्रवाई की ओर तेजी से बढ़ने के प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तेल और गैस क्षेत्र के लिए समर्पित ओजीडीसी का उद्देश्य जलवायु संबंधी चुनौतियों के प्रभावों से निपटने में सहयोग करना है। वर्तमान में वैश्विक तेल उत्पादन में 40% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाली 50 कंपनियों ने ओजीडीसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। तो ये तो रहा ओजीडीसी चार्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहनजोदड़ो ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और ये हमारे एग्जामिनेशन हॉल में हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि पाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने मोहनजोदारो के ऐतिहासिक स्थल पर बने एक बौद्ध मंदिर के अवशेषों के भीतर 2000 साल पुराने सिक्कों का एक असामान्य भंडार खोजा है। जो तांबे के सिक्के हैं वे कुषाण साम्राज्य के समय के माने जा रहे हैं। कुषाण साम्राज्य के दौरान बौद्ध धर्म को व्यापक लोकप्रियता मिली थी और इन बौद्ध तीर्थ स्थलों का नाम स्तूप है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब मोहनजोदड़ो जब न्यूज में आया है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो का स्थल, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यह एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जो 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कई बार एग्जाम में आया है, और एग्जाम में यह भी आया है कि इसकी खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी RD बनर्जी ने किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसे वर्ष 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। और बता दें कि यह एक आयताकार ग्रिड में बसा और स्थल ईंट से बना फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालयों, विशाल अन्नागार और स्नानागार एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों और विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिए
प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपको रिवीजन करना है तो आज आप हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं आज आप उनका रिवीजन कर लीजिए, और इसी को मैं रिवीजन करता हूं। अगर कोई भी फैक्ट न्यूज में बनता है तो वो करंट अफेयर होता है, और करंट अफेयर से रिलेट करके अगर आप उसके हिस्ट्री के पोर्शन में, ज्योग्राफी के पोर्शन में या फिर पॉलिटी के पोर्शन में जा सकते हैं तो इन सेक्शन में जाके रिवीजन जरूर किया करिए, क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं जो है उससे रिलेट करके ही बन रहा है आजकल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि हाल ही में भारत को 2024-25 की द्विवार्षिक के लिए लंदन में इसकी असेंबली में हुए चुनाव में सर्वोच्च संख्या के साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः चुन लिया गया है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन न्यूज में बना हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल में जान लें। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार और जहाजों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपायों के लिए जिम्मेदार है। इसे 1948 में अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। 1959 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी ये बन गई थी और 1982 में इसका नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया था। वर्तमान में इसके 175 सदस्य देश हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, और इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन से रिलेटेड न्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक का, जिसका नाम है लाल सागर, और ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न भी देखा गया है। तो न्यूज ये है कि हाल ही में लाल सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत और कई वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया गया, जिससे मध्य पूर्व में समुद्री तनाव गहरा गया है। तो अब जब लाल सागर से रिलेटेड न्यूज आ रही है तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। दुनिया में प्रमुख लवड़ी जल निकायों में से ये एक है। अब इसके हम सीमावर्ती देश के बारे में जान लेते हैं। मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। ये एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से संबंधित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल सागर से केवल मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती ही ऐसे देश हैं जो कि इसकी सीमा से सटे हुए हैं। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण में हिंद महासागर से ये जुड़ा हुआ है। उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, ये आप देख रहे हैं, ये आपका रेड सी है, और ये आपका जो पोर्शन है ये सिनाई प्रायद्वीप है जो कि इजिप्ट का पार्ट है, और यहीं पे आपका इजराइल भी है। तो बोल रहा है कि उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज खाड़ी है। तो ये आपका रेड सी है, और यहां पे गल्फ ऑफ अकाबा आप देख रहे होंगे, और साथ ही ये सिनाई प्रायद्वीप है जो कि इसके नॉर्थ में पड़ता है। ग्रेट रिफ्ट वैली का एक हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा लाल सागर से रिलेटेड न्यूज और आज की कंप्लीट करंट अफेयर। तो अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, और साथ ही आप रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम का डेट बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है। तो रिवीजन करना है तो ऐसे ही करिए। डेली आप करंट अफेयर तो पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा होता है सेगमेंट, और उससे रिलेट करके अगर आप हिस्ट्री में जा सकते हैं, ज्योग्राफी में जा सकते हैं, पॉलिटी में जा सकते हैं या फिर साइंस में जा सकते हैं, तो आप वहां पे जाके उन प्रश्नों पर अभ्यास जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।